लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने डिस्कस कर लिया था stdio conio.h along with that hash include का कॉन्सेप्ट हमारा हो गया था। अब आज जैसा मैंने कहा हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो है void main। तो हमेशा की तरह लेट मी ड्रॉ द स्क्रीन जैसी आपको आपके सिस्टम पे दिखेगी जब आप प्रैक्टिकली इस कोड को इंप्लीमेंट करेंगे। सो एज यूजुअल विल बी यूजिंग टर्बो आईडी। टर्बो आईडी में जैसा मैंने आपसे कहा हमारे पास एक फाइल मेन्यू होगा, एक एडिट मेन्यू होगा। इन तमाम मेन्यू के अलावा एक होगा कंपाइल और एक होगा रन नाम का मेन्यू। अंदर हमने अपना पहला प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें फर्स्ट लाइन थी हैश इंक्लूड stdio.h, second line was hash include conio.h। अब आज हमें थर्ड लाइन से डिस्कशन शुरू करना है, दैट इज void main। उसके नीचे हमने लिखा है CLR SCR और उसके नीचे लिखा हुआ है हमने printf hello user। ये हमारा कोड है जो हमने लास्ट लेक्चर में ट्रेस करना स्टार्ट करा था, और इस कोड में आपने शुरुआत की 2 लाइनों का मतलब समझ लिया था, दैट वाज हैश इंक्लूड पार्ट। इतना क्लियर था? जल्दी बताएं। ठीक है, हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड इतना पूरा समझ आ रहा है? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन डिस्कशन रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट विच इज void main। अब आपको यहां दिख भी रहा होगा और मैं वर्बली बोल भी दूं, void और main 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, और गौर कीजिएगा इनके बीच में स्पेस है। void इज डिफरेंट, main इज डिफरेंट। तो अगर आपने इन्हें बिना स्पेस के लिखा, एज यू कैन एक्सपेक्ट, कोड जनरेट करेगा एरर्स। सो डू रिमेंबर, void अलग है, main अलग है। सबसे पहले बात करते हैं ये void अपने आप में क्या है। तो जब आप इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पे लिखेंगे टर्बो आईडी के अंदर, तब आप देखेंगे ये जो void है इसका कलर आपको व्हाइट नजर आएगा। जब आप इस प्रोग्राम को टर्बो आईडीई के अंदर लिखेंगे तब आप देखेंगे ये जो void है इसका कलर आपको व्हाइट नजर आएगा। और याद रखिएगा, जिन वर्ड्स का कलर हमें व्हाइट दिखता है, हमें व्हाइट नजर आता है, वो सी लैंग्वेज की दुनिया में, सी प्रोग्रामिंग में कहलाते हैं कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स। आई रिपीट द स्टेटमेंट अगेन, जिन वर्ड्स का कलर सी लैंग्वेज की दुनिया में आपको व्हाइट नजर आता है, टर्बो आईडी के अंदर व्हाइट नजर आता है, सच वर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग आर बेसिकली नोन एज कीवर्ड्स, या इनका दूसरा नाम होता है रिजर्व वर्ड्स। अब अगला डाउट होगा दिमाग में आपके, सर कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स बोलते किसको हैं? कीवर्ड या रिजर्व वर्ड किसको बोलते हैं अपन? तो मुझे बताइए, क्या रियल वर्ल्ड में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं आरटीओ में? आरटीओ की बात कर रहा हूं, जहां पर आप अपने बाइक का, कार का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। क्या आरटीओ में कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो वीआईपी नंबर्स होते हैं और रिजर्व्ड होते हैं, नॉर्मल लोगों को अलॉट नहीं होते हैं? ट्रेन में, प्लेन में कुछ ऐसी सीटें होती हैं जो वीआईपी सीट्स होती हैं, नॉर्मल पैसेंजर्स को अलॉट नहीं होती हैं, है ना? ऐसे प्रोग्रामिंग में कुछ वीआईपी वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें कंपाइलर ने अपने लिए लॉक करके रख लिया है, अपने लिए रिजर्व करके रख लिया है, और हम प्रोग्रामर्स को कंपाइलर उनका हमारी मर्जी से यूज नहीं करने देता। हम प्रोग्रामर्स को कंपाइलर उन शब्दों का, उन वर्ड्स का हमारी मर्जी से यूज नहीं करने देता। तो ऐसे वर्ड्स जिन्हें कंपाइलर ने अपने लिए लॉक कर लिया है, जिनका हम अपने मन से यूज नहीं कर सकते, ऐसे वर्ड्स प्रोग्रामिंग की दुनिया में कहलाते हैं रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स। अगर आपको लग रहा है सर ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो सी ने अपने लिए रिजर्व करके रख लिए, लॉक करके रख लिए, तो मैं बता दूं सी की दुनिया में ऐसे 32 वर्ड्स हैं। 32 शब्द सी के पास ऐसे हैं जिन्हें सी में रिजर्व वर्ड माना गया है, जिनका आप और मैं अपनी मर्जी से यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। कंपाइलर जैसे कहेगा हम इन्हें वैसे ही यूज कर पाएंगे। इन 32 में से आज आप पहला कीवर्ड पढ़ रहे हैं जिसका सी में नाम रखा गया है VOID, void। आने वाले दिनों में
बाकी 31 हम कवर अप करेंगे। अब आएगी दिमाग में आपके नेक्स्ट क्वेरी कि सर ये वॉइड रिप्रेजेंट क्या कर रहा है यहाँ पर। ये तो समझ में आ गया कि वॉइड का कलर व्हाइट आएगा, ये भी समझ में आ गया व्हाइट में जो भी आएंगे उनको हम कीवर्ड्स बोलेंगे, ये भी क्लियर हो गया कीवर्ड रिजर्व वर्ड होते हैं। बट ये पर्टिकुलर वॉइड अपने आप में क्या कर रहा है, इस वॉइड का यहाँ पर क्या काम है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं टेक्निकल वर्ड्स में लिखूं कि वॉइड यहां पर क्या कर रहा है, तो इसका जवाब है वॉइड यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, वॉइड यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन main मेन। फिर देखिए मैंने क्या लिखा है, वॉइड यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन मेन। अब ये जो लाइन मैंने लिखी है, अगर आप इसको बहुत बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत सीरियस होकर, बहुत कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ें, तो भी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने ये क्या लिखा है। सही कह रहा हूं? आप इसको बहुत ध्यान से अगर पढ़ेंगे तब भी कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा आपको कि मैंने क्या लिखा है, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन मीन। बिल्कुल सही है, ये एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग समझना अभी बहुत जल्दी है आपके लिए। इट्स टू अर्ली टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वॉइड या व्हाई वी आर राइटिंग द वर्ड वॉइड। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा वॉइड का मतलब समझने के लिए। अगर आपको लग रहा है कब समझेंगे हम वॉइड का मतलब, तो आप वॉइड का मतलब समझेंगे जब हम सी के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम पिछले 3 लेक्चर से कभी ना कभी आपके सामने आ रहा है, और उस चैप्टर का नाम है फंक्शन, राइट। तो जब तक मैं फंक्शंस ना पढ़ाऊं बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर आपने यहाँ वॉइड क्यों लिखा है, वॉइड का क्या पर्पस है, मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया ही नहीं है। मैं कब समझाऊंगा, मैं तब समझाऊंगा जब सही समय होगा वॉइड समझने का। उसके लिए आपको सी में थोड़ा सा प्रोग्रामिंग और करनी पड़ेगी, और ये समय होगा जब हम फंक्शन चैप्टर पे विजिट करेंगे। मैं आपके नोटिस में ये भी डाल दूं, आपने बहुत जगह वॉइड की जगह इंट मेन लिखा हुआ देखा होगा। बताइए देखा है? देखा है आपने, राइट। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कई जगहों पर वॉइड की जगह इंट क्यों होता है। आपने बहुत सारी जगहों पर सिर्फ मेन लिखा हुआ देखा होगा, आपने बहुत सारी जगहों पर सिर्फ मेन भी लिखा हुआ देखा होगा। यानी सी लैंग्वेज के अंदर याद रखिएगा 3 तरह से आपको मेन मिलता है, राइट। 3 टाइप्स ऑफ मेन सी में आपको अवेलेबल है। अब ये 3 टाइप के मेन में क्या डिफरेंस होता है, ये सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगा सही समय आने पर, और वो सही समय आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे द चैप्टर विच इज कॉल्ड एज फंक्शंस। समझ आ रहा है? जल्दी जल्दी बोलिए, क्लियर हो रहा है? तो हमारा वॉइड मेन अभी हम लोग लिख रहे हैं, ओके। तो वॉइड मेन का मतलब मैं आपको फंक्शंस में पढ़ाऊंगा। इसी तरह से आपको कई जगह इंट मेन लिखा हुआ दिखेगा, ये भी हम फंक्शंस में पढ़ेंगे। और कई जगहों पर आपको सिर्फ लिखा हुआ मिलता है मेन। इन तीनों की कहानी मैं आपसे डिस्कस करूंगा जब हम फंक्शन चैप्टर पे होंगे। तब तक बिल्कुल मत सोचिएगा सर ये रिटर्न टाइप क्या होती है, ये वॉइड क्या होता है, ये सब समझना अभी आपके लिए बहुत जल्दी है। इट्स टू अर्ली। अभी आपने पहला प्रोग्राम भी सी का नहीं बनाया है, और ये आप तब सीखेंगे जब हम सी के एक मेजर टॉपिक पे होंगे जिसका की नाम होगा फंक्शन। तो इसका मतलब हम वॉइड को फिलहाल अवॉइड करें, क्या कहते हैं? वॉइड को फिलहाल अवॉइड करते हैं। अवॉइड लिखने में नहीं, अवॉइड समझने में। लिखना तो आपको पड़ेगा, समझने में इसको अभी हम अवॉइड करते हैं। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, वॉइड पे लौटेंगे सही समय आने पर, और वो समय मैं बार बार कह रहा हूं तब आएगा जब हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग का चैप्टर हुज नेम इज फंक्शंस। तब तक के लिए आप बिल्कुल क्वेरी मत रखना, दिमाग में डाउट मत रखना कि रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड क्या है, ऐसा क्यों लिखते हैं। मैंने तो कई जगह इंट मेन लिखा हुआ दिखा है, मैं सब बताऊंगा आपको, लेकिन सही वक्त आने पर। वॉइस लैग कर रही है क्या? तो जिनको लैगिंग हो रही है आप प्लीज रीलॉग इन करिए। अहमद रीलॉग करिए, रीलॉग इन करिए आप, आपके एंड पे कोई इशू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई कहानी हमारी रिगार्डिंग वॉइड में, इसमें से वॉइड छोड़ दीजिए। अब आते हैं अपन अगले इंपॉर्टेंट पार्ट पे, बहुत 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 जरूरी पार्ट है, और वो पार्ट है MAIN
मेन। ठीक है, ये इतना जरूरी क्यों है ये मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि मेन से रिलेटेड सी लैंग्वेज में इंटरव्यू पर्पस के दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आज आप इन दोनों क्वेश्चन का जवाब सीख के जाएंगे। नंबर 1, मेन क्या है, तो मैं आपको अभी समझाऊंगा विद इन 2 मिनट्स मेन क्या है। नंबर 2, जिसका 90% लोग गलत जवाब देते हैं, और वो क्वेश्चन है हम सी में मेन क्यों लिखते हैं, हम सी में मेन क्यों बनाते हैं। तो आप वो गलती ना करें जो कई सारे लोग इंटरव्यूज में करते हैं, इसलिए इस डिस्कशन को ध्यान से अच्छे से सुनिएगा। ये डिस्कशन बहुत जरूरी है आपकी फर्म ग्रिप के लिए ऑन दीज क्वेश्चंस, मेन क्या है और मेन नाम हम प्रोग्रामिंग में क्यों लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं सी प्रोग्रामिंग में मेन क्या है। ठीक है, गौर से सुनिएगा। सी लैंग्वेज में याद रखिएगा, जब भी आपको कोई टेक्स्ट लिखा हुआ दिखे, सी लैंग्वेज में जब भी आपको कोई टेक्स्ट लिखा हुआ दिखे और उस टेक्स्ट के बाद पैरेंथेसिस लगे हों, उस टेक्स्ट के बाद पैरेंथेसिस लगे हों, तो याद रखिएगा ऐसे वर्ड्स जिनके राइट साइड पे पैरेंथेसिस लगा है, ऐसे वर्ड्स सी की दुनिया में कहलाते हैं फंक्शंस। ऐसे वर्ड्स सी की दुनिया में कहलाते हैं फंक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछता है मेन क्या है, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा मेन सी लैंग्वेज की दुनिया में एक फंक्शन है। कैसे पहचाना कि मेन एक फंक्शन है? ऐसे पहचाना कि मेन के राइट साइड पे लगा हुआ है पैरेंथेसिस। जैसे अगर आपने लेक्चर मिस नहीं करें, अगर आपने लेक्चर मिस नहीं करें, तो आज तक आपने सी में 3 रूल सुन लिए हैं। पहला रूल आपने सुना था, किसी भी फाइल का एक्सटेंशन .h हो तो वो क्या कहलाती है? जल्दी बोलिए, किसी भी फाइल का एक्सटेंशन अगर .h हो तो वो कहलाती है अपने आप में हेडर फाइल। वेरी गुड। दूसरा रूल आपने सुना था, किसी भी लाइन की शुरुआत अगर हैश के सिंबल से होती है, किसी भी लाइन की शुरुआत अगर हैश के सिंबल से होती है, तो वो अपने आप में क्या कहलाती है? वो लाइन कहलाती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। वो लाइन अपने आप में कहलाती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, अगर किसी भी लाइन की शुरुआत आप हैश से करते हैं, राइट। और थर्ड रूल आपने आज ही सुना, अगर किसी वर्ड का कलर व्हाइट आए, अगर किसी वर्ड का कलर सी प्रोग्रामिंग में व्हाइट आए आपके आईडी में, तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कीवर्ड। ऐसे ही आज सुनिए रूल नंबर 4, सी प्रोग्रामिंग का रूल नंबर 4। क्या है वो रूल? वो रूल है किसी भी वर्ड के राइट साइड पे अगर आपको पैरेंथेसिस लगा हुआ दिख रहा है, तो ऐसे वर्ड सी की दुनिया में कहलाते हैं रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स। कोई भी ऐसा वर्ड जिसके राइट साइड पे पैरेंथेसिस लगा हुआ दिख रहा है, ऐसे वर्ड्स सी की दुनिया में कहलाते हैं रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है? कोई भी ऐसा वर्ड जिसके राइट साइड पे पैरेंथेसिस है वो कहलाएगा, सॉरी वो कहलाएगा फंक्शन। माय मिस्टेक। किसी भी वर्ड के राइट साइड पे अगर पैरेंथेसिस है तो सी की दुनिया में वो कहलाएगा फंक्शन। ओके, इट विल बी कॉल्ड एज अ फंक्शन। रिजर्व वर्ड कीवर्ड वो है जो व्हाइट में आते हैं, बट अगर किसी के राइट साइड पे पैरेंथेसिस आ रहा है तो वो अपने आप में कहलाएगा फंक्शन। मेन के राइट साइड पे पैरेंथेसिस आ रहा है तो मेन अपने आप में जाना जाएगा एज फंक्शन। अब आता है अगला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये फंक्शंस क्या होते हैं? बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे हैं कि सी में फंक्शन फंक्शन करके कुछ होता है। एक्चुअल में फंक्शन होता क्या है? कैसे पहचानेंगे कि ये चीज फंक्शन है और फंक्शन अपने आप में करता क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। सी लैंग्वेज के बारे में याद रखिए, सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब मैं कह रहा हूं सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो मेरे कहने का मतलब सी में प्रोग्राम बनाने का एक तरीका है, एक पैटर्न है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे जैसे आप अपने स्कूल डेज याद करें तो आपको ध्यान आएगा, अपने स्कूल के दिनों में आपने एप्लीकेशन लिखना सीखा था? जल्दी बताइए। अपने स्कूल के दिनों में आपने एप्लीकेशन लिखना सीखा था? तो एप्लीकेशन लिखने का एक पैटर्न, एक तरीका होता है जिसे आप आज भी फॉलो करते होंगे अगर आप कहीं पे एप्लीकेशन देते हैं तो, होता है ना? बिल्कुल ऐसे सी कहती है, जब आप सी में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाने का एक तरीका है, एक पैटर्न है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, राइट। आप ये बिल्कुल नहीं सोच सकते सी में कि आप लूज वे में ऐसे करके लाइनें लिख देंगे
और कंपाइलर आपकी लाइनें समझ जाएगा, कंपाइलर आपकी बातें समझ जाएगा, कंपाइलर आपका कोड समझ जाएगा। आप अगर ऐसे लिखेंगे तो कंपाइलर आपके कोड को कर देगा रिजेक्ट। तो सी लैंग्वेज ये कहती है कि जब भी प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम बनाए, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जब भी प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम बनाए, वो जितने भी स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस लिखे, सबसे पहले इन इंस्ट्रक्शंस को 2 करली ब्रेस के पेयर्स के अंदर पैक करें। किस में पैक करें? 2 करली ब्रेस के पेयर्स में पैक करें। क्या ये कंपलसरी है? बिल्कुल ये कंपलसरी है। जो भी आप लिखें 2 करली ब्रेस के पेयर के अंदर आप उसे पैक करें, और जो भी आपने लिखा है उसका आपको एक टाइटल देना पड़ेगा, उसका आपको एक नाम देना पड़ेगा। इमेजिन करिए मैंने वो नाम दिया अपनी तरफ से सचिन, और सचिन के साइड में आपको लगाना पड़ेगा पैरेंथेसिस। ये नाम सचिन की जगह कुछ भी हो सकता है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए सचिन लिखा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ तो ये सचिन क्या है, तो सारी दुनिया के लिए सचिन के हजारों मतलब होंगे, बट हमारी सी प्रोग्रामिंग के लिए ये जो सचिन आप देख रहे हैं इसका मतलब अपने आप में होता है फंक्शन। हमारी सी प्रोग्रामिंग के लिए इस सचिन शब्द का अपने आप में मतलब होता है फंक्शन। यानी आप इसको इंग्लिश से साथ कंपेयर कीजिए, आप इसको इंग्लिश के साथ कंपेयर कीजिए। जैसे इंग्लिश में चैप्टर होता है, ऐसे सी में प्रोग्राम होता है। जैसे हर चैप्टर में पैराग्राफ्स होते हैं, जल्दी बोलिए, इंग्लिश के हर चैप्टर में पैराग्राफ्स होते हैं, ऐसे सी के हर प्रोग्राम में फंक्शंस होते हैं। और हर पैराग्राफ में सेंटेंसेस होते हैं, हर पैराग्राफ में सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे हर फंक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो जब भी हम सी में कोई प्रोग्राम बनाते हैं वो प्रोग्राम ब्लॉक्स में डिवाइड होता है। इन ब्लॉक्स को आप ब्लॉक नहीं बोलते, इन ब्लॉक्स को आप फंक्शन बोलते हैं। इन ब्लॉक्स की पहचान होती है, इनके नाम के साइड में लगा होता है पैरेंथेसिस, 2 लगे होते हैं करली ब्रेस, और करली ब्रेस के अंदर आपने अपना पूरा कोड लिखा होता है। जब आप इस तरीके से कोड लिखते हैं तब कंपाइलर खुश, कंपाइलर सेटिस्फाई हो जाता है, और कंपाइलर आपके प्रोग्राम को पास कर देता है। वरना कंपाइलर कहता है मैं ऐसी एक लाइन एक्सेप्ट नहीं करूंगा जो प्रोग्रामर इन ब्लॉक्स के बाहर लिखे, जो प्रोग्रामर इन ब्लॉक्स के बिना लिखे। जो भी आपको लिखना है वो आपको इन ब्लॉक्स के अंदर लिखना है। इस ब्लॉक का आपको एक टाइटल रखना है, टाइटल के राइट साइड पे लगा देना है पैरेंथेसिस। टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने अभी के लिए नाम लिखा हुआ है सचिन। ये अपने आप में क्या कहलाएगा? ये अपने आप में सी की दुनिया में कहलाएगा फंक्शन। तो मुझे बताइए, जब आपने जिंदगी में पहली बार प्रोग्रामिंग सुना होगा तब आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यही होती है ना प्रोग्राम की बेसिक डेफिनेशन, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा बदलूंगा सी प्रोग्रामिंग में। अगर सी प्रोग्रामिंग में कोई आपसे कहता है व्हाट इज अ प्रोग्राम, तो सी में हम लोग बोलते हैं इन सी अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ फंक्शन एंड एवरी फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सी में हम लोग बोलते हैं एवरी प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ फंक्शन एंड एवरी फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं। आज से आप इस डेफिनेशन को अपने दिमाग में लॉक कर लें। इफ समवन सेज व्हाट इज अ प्रोग्राम इन सी, तो आपका जवाब होगा इन सी अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ functions and a function is a set of instruction। ये बेसिक सी डेफिनेशन आप याद रखें सी लैंग्वेज में। तो अगर मैं अपने प्रोग्राम की तरफ वापस लौटूं तो आप मुझे बताइए मेन अपने आप में फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? मेन के साइड में पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, डेफिनेटली, तो मेन भी अपने आप में हुआ फंक्शन। अब मैं आता हूं उस बेहद इंपॉर्टेंट सवाल पे जिसका मैंने आपसे कहा था अभी 10 मिनट पहले, 90% लोग पूरी सी पढ़ने के बाद भी गलत जवाब देते हैं। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन ये होता है कि हम अपने प्रोग्राम में मेन नाम का ही फंक्शन क्यों बनाते हैं? क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, हम अपने प्रोग्राम में मेन नाम का ही फंक्शन क्यों बनाते हैं? अब जब ये इंटरव्यू में स्टूडेंट से पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स कई बार गलत जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं हम मेन नाम का फंक्शन इसलिए बनाते हैं क्योंकि कंपाइलर जब हमारे प्रोग्राम को पढ़ता है तो हमारे प्रोग्राम को मेन से पढ़ता है। 90% लोगों को मैंने देखा है, अगर उन्होंने ढंग से सी नहीं पढ़ी है तो वो इंटरव्यू में बोलते हैं मेन नाम का फंक्शन इसलिए बनता है क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो कंपाइलेशन है वो मेन से स्टार्ट होता है। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रबिश। क्यों? इसका कारण आपको भी पता है,
अगर आपने फ्राइडे वाला लेक्चर मिस ना करा हो। दिमाग लगाइए, अगर कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को मेन से पढ़ता है, याद कीजिए, अगर कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को मेन से पढ़ता है, तो आपको याद है हमने फ्राइडे पढ़ा था कंपाइलर 461 लाइंस कंपाइल बताता है, पढ़ा था अपन ने। तो अगर कंपाइलर कह रहा है इस प्रोग्राम में उसने 461 लाइंस कंपाइल की हैं, तो आप मानते हैं 461 लाइंस मेन ऑनवर्ड्स तो नहीं है? आप मानते हैं 461 लाइंस मेन ऑनवर्ड्स तो नहीं है? मेन के बाद तो 461 लाइनें नहीं है ना? इसका मतलब ये कभी मत बोलिएगा कि कंपाइलर मेन से पढ़ता है। कंपाइलर हमेशा हमारे प्रोग्राम को फर्स्ट लाइन से पढ़ता है। अगर आपको लग रहा है सर फर्स्ट लाइन मतलब क्या है आपका, तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट लाइन से मेरा मतलब है हमने जिस हेडर फाइल को सबसे ऊपर अटैच करा है, हमने जिस हेडर फाइल को सबसे ऊपर अटैच करा है, उस हेडर फाइल के अंदर जो फर्स्ट लाइन है, वहां से प्रोग्राम का स्टार्ट होता है कंपाइलेशन। जैसे अभी बताइए सबसे ऊपर कौन सी हेडर फाइल है? अभी जल्दी से बताइए सबसे ऊपर कौन सी हेडर फाइल है? सबसे ऊपर stdio.h है। stdio.h के अंदर की जो फर्स्ट लाइन होगी, stdio.h के अंदर की जो फर्स्ट लाइन होगी, वहां से याद रखिएगा हमारे प्रोग्राम का स्टार्ट होगा कंपाइलेशन। वहां से प्रोग्राम कंपाइल होना स्टार्ट होता है, राइट? मेन से कभी भी प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता है। मेन इज नेवर नेवर रिक्वायर्ड फॉर कंपाइलेशन ऑफ द कोड। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी जल्दी बोलिए, ये बात समझ में आई? मेन से कभी भी कंपाइलेशन स्टार्ट नहीं होता। अब सवाल आता है तो फिर हम लोग मेन क्यों लिखते हैं? और ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल, तो फिर हम लोग मेन क्यों लिखते हैं? तो इसका जवाब है हम मेन इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो याद कीजिए हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कौन करता है? हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये मैं आपको बता चुका हूं, हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रोग्राम को फर्स्ट लाइन से नहीं चलाता, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रोग्राम को लास्ट लाइन से भी नहीं चलाता, वो हमारे प्रोग्राम को उस लाइन से चलाता है जिस लाइन का टाइटल हमने डाला होता है MAIN, मेन। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मेन हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मेन हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल वैसे जैसे जब कोई ड्राइवर कार में बैठता है तो सबसे पहले क्या ऑन करता है? जल्दी बताइए, कार चलाने के लिए सबसे पहले क्या ऑन होगा? इंजन, इग्निशन। तो जैसे एक ड्राइवर कार का इंजन या इग्निशन स्टार्ट करता है, बिल्कुल वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोग्राम को स्टार्ट करता है उस इंजन से जिस इंजन का नाम होता है MAIN, मेन। तो क्या मेन से कंपाइलर प्रोग्राम को नहीं पढ़ता? जी नहीं, मेन से कंपाइलर प्रोग्राम को नहीं पढ़ता। मेन से प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता, मेन से प्रोग्राम रन होता है। और प्रोग्राम को रन कंपाइलर नहीं करता, कौन रन करता है प्रोग्राम को? जल्दी जल्दी बताइए, प्रोग्राम को रन ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इट्स नॉट द कंपाइलर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन ऑफ द कोड, इट इज द ऑपरेटिंग, सॉरी, इट्स नॉट द कंपाइलर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड, इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम जो कोड का परफॉर्म करता है एग्जीक्यूशन। आ रही है बात समझ?